Okay, so I think the first thing that I want to emphasize is that आपके पास किसी भी डेटा सेट के साथ किसी भी मॉडलिंग और रिप्रेजेंटेशन एक्सरसाइज में आप चार चीज़ों पे फोकस करते हैं। डेटा क्या शेयर किया गया है, कोर अजम्पशंस क्या हैं, रिलेशनशिप्स क्या हैं, एंड क्वेश्चंस क्या हैं। तो हम उसी फ्रेमवर्क को लेके चलेंगे एंड आवर ऑब्जेक्टिव इज़ टू अंडरस्टैंड। आई थिंक बोथ फ्रॉम द टीएज एंड फ्रॉम द क्लास आई कीप ऑन गेटिंग सिमिलर सेट ऑफ क्वेश्चंस कि हमने करना क्या है, स्टार्ट कहाँ से करना है, कैसे सोचना है, कैसे देखना है, किस तरह के सवाल आप पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ लाइकली, व्हाट इज़ अनलाइकली, एंड आई थिंक द फ्रेमवर्क एड्रेसेस दैट। तो आई डिड दिस ऑन Monday, and then I think in the Tuesday class also I walked through this or hinted towards this. I'm going to do this again one more time, but what I want to do is I want to focus on specific examples. So let's start with data. So for example, आपके पास जो डेटा सेट है उसके अंदर 4 या 5 कंपोनेंट्स हैं। वो 4-5 कंपोनेंट्स क्या हैं? सो पहला कंपोनेंट इज़ द स्टेट बैंक का डेटा सेट। दिस इज़ द PSD सीरीज विच इज़ द पेमेंट सिस्टम डिपार्टमेंट और पेमेंट सिस्टम डिवीजन सीरीज। एंड अ लॉट ऑफ यू हैव आस्क्ड अच्छा व्हाट डू द फील्ड स्टैंड फॉर। सो देयर इज़ अ मीडियम आर्टिकल that emphasized or focused on what exactly is the SBP dataset. Uske andar there is this field definition. This is already included. This was shared with you earlier in the week. तो जैसे ही आपके साथ डेटा सेट शेयर किया गया था, this was also shared. So if you want to take a look at or want to understand what does a specific field refer to, this is what it focuses on. अच्छा, एक सेकंड सवाल है जो अगेन आज मेरे पास थ्रू टीएज आया था कि जी क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो अदर देन इंटरनेट बैंकिंग, other than internet banking, everything is on the menu. So I'm not going to focus on internet banking or internet banking users. Other than that, everything is on the menu. So anything and everything that's in the dataset will be tested, or it's not it will be tested. It's open to being tested. So you should be able to address and focus and figure out कि आप इसके साथ कैसे काम करेंगे. So that's one. I think फिर एक second piece है कि within the dataset, generally when we say कि look at the data set or understand the data set, you must be familiar with कि चीज़ें कहाँ पे क्या पड़ी हुई हैं। तो मेरा एक बहुत छोटा सा सिंपल सा सवाल है। आपके डेटा सेट में एक फील्ड है and that field is essentially the USD PKR exchange rate. Look at USD PKR exchange rate. This is the field, right? So if I focus on this, ये मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। ये आपकी फील्ड है USD PKR exchange rate की। How many fields are there that are related to this field or that are dependent on this field? If you think in terms of, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि जी जब आप कहते हैं कि अंडरस्टैंड द डेटा और फिगर आउट कि डेटा कैसे चलता है, कैसे काम करता है, तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो माय क्वेश्चन इज, इफ यू थिंक इन टर्म्स ऑफ यूएसडी पीकेआर, एक्सचेंज रेट है। दिस बेसिकली टेल्स यू कि जी इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है या क्या रहा है, एंड ये एक सर्टन रेंज में आया है, राइट? दिस इज नॉट द फुल रेंज, दिस इज गिविंग यू अ शॉर्ट सैम्पल. And I've sort of given you one indication. So for example, one field that you actually have is mobile banking fees. इसको इस्तेमाल करती है, इस फील्ड को इस्तेमाल करती है, इस कैलकुलेशन को इस्तेमाल करती है. बट आपके सामने इस वक्त जो नंबर्स हैं उसमें और कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें USD PKR का एक्सचेंज रेट इस्तेमाल होता है. So if I label the fields, right? If I say this is field number 1, I say this is field number 2, I say this is number 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, this is 8, this is 9, this is 10, and then this is 11, ये 11 हो गई, ये 12 हो गई, ये 13 हो गई, 14, 15 और 16 fields हैं आपके पास, right? So how many of these fields actually use USD PKR? That's the question. And you have to have a view on what this question is asking. सवाल क्या पूछ रहा है ये और आप इसका जवाब कैसे देंगे. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोचें तो ई कॉमर्स वैल्यू इज़ इन USD टर्म्स. तो फील्ड नंबर 2 actually uses USD PKR, even though कि इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप नज़र नहीं आ रहा आपके पास, you can't see that relationship, but it uses USD PKR. E-commerce merchandise value uses USD PKR. EC basket in US terms uses USD PKR. Mobile banking value user in USD terms uses USD PKR. EC value growth dollar denominated US uses USD PKR. तो ये तमाम fields use USD PKR. And I think what you have to think is that with the data that you have available and with the field definition that you have and the trends that you see, you should be able to get a sense. Now, how would I test it? What kind of questions may I ask? So I might simply say कि अच्छा अगर USD PKR इस वक्त कितना है, इस वक्त let's say $283 है इस वक्त, let's assume this is the number. What if it goes down to $250? Which of these field values will change? So
if you understand the role USD PKR plays, and yeah, USD PKR is a special field. It's a special field. Why? Because it is connected, it uses, it covers up. That's not true for all the fields or every field that's there in the data set. And I think आपकी जो expectation होनी चाहिए कि you must have a sense of how does this data come together, what generated. So मैंने एक article और भी share किया था, which was I think representation and understanding के ऊपर, जो मैंने मंडे के ट्यूटोरियल के बाद लिखा था, and I shared it for you specifically for you to read. वो पढ़ लें ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि what is the mindset that's expected as far as this data set is concerned. अच्छा, फिर एक सेकंड पीस है आपके पास. वो पीस क्या है? वो आपके पास मोबाइल बैंकिंग applications का market share across the top, let's say 13 or 14 banks in Pakistan. And in that market share, so the series that you had, जो आपके पास sample data set शुरू में share किया गया था, this is a little different from that series. So the numbers that you see here, these numbers have changed, and they've essentially changed here. ये numbers change हो गए, and ये numbers share, ये दोनों numbers change हो गए. अच्छा, अब इसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? And how is this linked or connected or collated with the PSD data set? उसके साथ इस्तेमाल कैसे होता है? तो एक आपके पास, this is the second data set, you have to think in terms of उसको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा. So for example, हमने मंडे के ट्यूटोरियल में we did this exercise where we said कि जो एवरेज हमारे पास मोबाइल बैंकिंग की फ़ीस आ रही है, वो फ़ीस आ रही है $9 पर ईयर पर यूज़र. तो HBL की फ़ीस कितनी है? Especially given the fact कि HBL कि there is a market share adjustment for higher income categories, for higher income customers. A higher proportion of higher income customers go to HBL. And again, a similar proportion of higher income customers go to UBL. And then in this specific data set, you can see that the same thing is now also true for Mizan Bank. So अगर Mizan Bank देखें, United Bank देखें और HBL देखें, तो इन तीनों में से average fee income, मोबाइल बैंकिंग fee income per user किसकी higher है? मीज़ान की हायर है, यूबीएल की हायर है, या एचबीएल की हायर है? And that's a question that you can answer or that you can look at, and you should be able to answer that. But to answer this question, what do you need? You need both the PSD data set and you need the HBL data set. And you need the mobile banking application data set. फिर आपके पास एक तीसरा डेटा सेट है, राइट? दिस इज़ द एज डिस्ट्रीब्यूशन डेटा सेट. इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे? इसको हम ऐसे टेस्ट कर सकते हैं, हम आपसे पूछेंगे जी 20 से 40 साल की उम्र. तो हमने जो ट्यूसडे की क्लास ली थी और जो आपकी कल क्लास होगी ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे, उसमें हम इसको दोबारा कवर करेंगे. आज मैं खास तौर पे इसलिए करा रहा हूँ ताकि फॉर दोज ऑफ यू हु आर ऑन द फ्राइडे क्लास वुड ओनली गेट अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम to go through this, and I think my objective was to record this also so that you actually have access to this prior to the Friday class, and if you have any additional questions you can take it on. For those of you who don't have a class on Friday and you still have queries and questions and things are not clear, you're more than welcome to come attend the class on Friday also. तो अच्छा, अब एज डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्या किया हुआ है? एज डिस्ट्रीब्यूशन हमने मैप तो किया है, वो हमने मैप किया है विद एजुकेशन. तो दिस इज़ द एजुकेशन लेवल एंड दिस इज़ द एज डिस्ट्रीब्यूशन. और ये एजुकेशन और एज का जो मैप है, ये कहाँ से आ रहा है? ये पाकिस्तान के सेंसस से आ रहा है. क्या ये इन्फॉर्मेशन चेंज हो सकती है? हाँ, पॉसिबली चेंज हो सकती है, लेकिन आपके पास ये एक वर्किंग सेट है जिसमें आपके पास ये वर्किंग नंबर्स पड़े हुए हैं, तो उसको इस्तेमाल कर लें. इसमें से कौन सा सेट है विच इज़ रेलिवेंट फॉर अस फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज? व्हाट इज़ रेलिवेंट इज़ ओनली द 20+ का एज ग्रुप. सो 20 से नीचे का एज ग्रुप जो है उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ दैट. लेकिन 20 से ऊपर का जो एज ग्रुप है उसको हम इस्तेमाल करेंगे और उससे सवाल पूछ सकते हैं. वो सवाल क्या हैं कि जी एक स्पेसिफिक बैंक का एज एक्सपोजर टू अ स्पेसिफिक सेगमेंट, टू अ स्पेसिफिक इनकम कैटेगरी क्या है. सो इनकम कैटेगरी कहाँ है? इनकम कैटेगरी भी आपके पास उसी सेट में मौजूद है. तो आपके पास इन एडिशन टू द PSD डेटा सेट यू एक्चुअली हैव 3 different incremental pieces of information available that look at the income distribution of the Pakistani population, that look at the age distribution of the Pakistani population, and that look at the banking penetration, market share penetration of each individual bank in the mobile banking space specific to the Pakistani data set. And you can collate these, bring these together with respect to the PSD data set to ask different set of questions. Achha, hierarchy is also important. Hierarchy is important for one reason. And that reason is if you understand how hierarchy works, you can understand what type of questions could be asked. So if you think in terms of PSD, right, PSD के केस के अंदर आपके पास टोटल जो इन्फॉर्मेशन आती है वो कहाँ से आती है? वो आती है फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर. तो PSD specific information is specific to the entire banking sector in Pakistan, right? So अगर 40 बैंक है पाकिस्तान के अंदर या 30 बैंक हैं, 35 बैंक हैं, तो उनका डेटा comes from the PSD. So this is the top level aggregated information.
PST डेटा सेट में आपके पास सीरीज है, राइट? सो यू एक्चुअली हैव अ सीरीज ऑफ हाउ मेनी रोज? यू हैव अ सीरीज ऑफ अबाउट 31 रोज. तो उसमें आई कैन आस्क यू कि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ का ट्रेंड क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, एवरेज क्या है, मिन क्या है, मैक्स क्या है. सो ये जो इस तरह के सवाल आते हैं, कौन से सवाल आते हैं? ये PSD के एग्रीगेट सीरीज के सवाल आते हैं. इसके लिए योर बेस्ट पॉसिबल बेट, योर बेस्ट टूल इज पिवट टेबल. सो PST डेटा सेट के ऊपर जब मैं सिर्फ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछूंगा, then that question is most likely going to be either a pivot table question or a histogram question or a forecast question or a trend question or an outlook question. Remember this. If it's a PSD specific question, it could be any of the series which is game and would say, अच्छा, for this specific series ग्रोथ रेट क्या है, चेंज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हिस्टोग्राम की बेसिस पे स्पेसिफिक इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, ट्रेंड की बेसिस पे इसकी आउटलुक क्या है, राइट? एंड दीज क्वेश्चंस आर, when you think about these things, बहुत सारे सवाल आते हैं, but these are straightforward, simple questions. And if you understand how to use pivot tables, if you understand how to draw a histogram, if you understand how to work with calculations in Excel, then this would be, these are not these, mechanically speaking, they appear to be little harder questions, but आप अगर एक दफ़ा बैठ के काम कर लें तो ये काम आपको बहुत आराम से हो जाएगा. फिर आपके पास सेकंड सेट ऑफ सवाल आते हैं, दो सवाल आता है मार्केट शेयर क्वेश्चन, राइट? मार्केट शेयर क्वेश्चन में सीरीज नहीं है आपके पास. मार्केट शेयर में आपके पास एक स्नैपशॉट दिया हुआ है, एंड दैट स्नैपशॉट इज एज ऑफ द डेट ऑफ द मिड टर्म, राइट? सो दैट इज अ स्टैटिक स्नैपशॉट. तो उसके ऊपर पिवट टेबल के सवाल नहीं आ सकते, बट उसके ऊपर और सवाल आ सकते हैं. गिवन दिस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द PSD डेटा सेट, यू नो, व्हाट वुड यू infer about what is happening with respect to HBL or UBL or Mizan or Alfala or any other bank's market share. फिर आपके पास दो अदर एडिशनल सेपरेट क्वेश्चंस हैं, राइट? एंड दीज क्वेश्चंस डील विद, एक्चुअली इसमें बीच में एजुकेशन भी होनी चाहिए, बट हमने एजुकेशन को एम्फेसाइज किया नहीं है इस बार. सो इनकम, एजुकेशन एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन. एंड इनकम, एजुकेशन एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू योर मार्केट शेयर. जो आपका कस्टमर का प्रोफाइल है, दैट्स डिफाइंड बाय इनकम, एजुकेशन एंड एज, and then that profile maps into the market share, and that profile then maps up back, rolled up back into the PSD data set, right? So ये चार hierarchies हैं that you have to be very, very comfortable with. If you're comfortable with them, then you would understand how to analyze and work and dissect the data set. ये understanding क्यों ज़रूरी है? ये understanding इसलिए ज़रूरी है because when you think in terms of representation, when you think in terms of I need to understand this, you need to be very, very comfortable with कि data set इस्तेमाल कैसे होगा, डेटा सेट में चीज़ें लिंक कैसे हुई हुई हैं, डेटा सेट में क्या चीज़ किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकती है. जब हम आपसे पूछते हैं कि ये सवाल किस टाइप का सवाल है, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट द वर्ड जेन क्वेश्चंस, देयर आर सर्टेन वर्ड जेन क्वेश्चंस दैट लुक लाइक वर्ड जेन क्वेश्चन, बट दे नॉट वर्ड जेन क्वेश्चन. सो सिमिलरली विद द एक्सेल डेटा सेट, इफ आई आस्क यू स्पेसिफिक क्वेश्चंस, यू शुड हैव अ प्लान ऑफ अटैक. व्हेन यू सी दैट क्वेश्चन, से ओ, ये सवाल मैं इस टूल और इस फ्रेमवर्क के साथ आंसर कर सकता हूँ. दिस इज द राइट टूल एंड द राइट फ्रेमवर्क फॉर आंसरिंग दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन. This clarity you must have before you step into the midterm room. This clarity you can't build when you take the midterm. This is something that you have. This is all part of your pre-work for the midterm. And the whole concept and the objective on our part is to make sure that if you've done this pre-work clearly, then the midterm shouldn't bother you. It shouldn't sort of hold you back or knock you out for that matter. Then let's move on to the assumptions piece. So assumptions piece में हमारे पास how are certain things calculated? So for example, हमने कहा कि जी आप assume करेंगे जो 17 मिलियन आपके पास मोबाइल बैंकिंग के यूज़र्स हैं, वो क्या हैं? वो 2.2, on average each mobile banking user has 2.2 accounts, which basically means कि जो number of unique users हैं वो something else हैं. एक मोबाइल बैंकिंग यूज़र कितने पैसे खर्च करता है महीने के? तो अगर यूनिक यूज़र की बात करें तो उसका नंबर अलग है, टोटल यूज़र की बात करें तो नंबर अलग है. इसी तरह से एक टर्म हमने इस्तेमाल की है बास्केट की, राइट? तो बास्केट का कॉन्सेप्ट क्या है? बास्केट का कॉन्सेप्ट ये कि मैं ई कॉमर्स का यूज़र हूँ. ई कॉमर्स यूज़र इज़ व्हाट? ई कॉमर्स यूज़र इज़ समबडी हु बाय समथिंग ऑनलाइन. They may place that order through Facebook, through WhatsApp, on cash or delivery. They could do any, variation or possible combinations. Question you have to ask yourself is, across all of these variations, across all of these combinations, what is the underlying assumptions? हमारी एक assumption क्या है कि हमारा basket का size is linked to the number of e-commerce users. So अगर फर्स्ट करें कि मैंने $1 billion के orders book किए एक साल के अंदर, if the e-commerce market, total e-commerce market in Pakistan generated $1 billion in orders, and let's say there were also about 1 billion users of e-commerce applications in Pakistan, what is the average spend per user?
अगर $1 billion के ऑर्डर्स आए और बिलियन कस्टमर्स थे तो एवरेज पर यूज़र ऑर्डर का साइज़ क्या हुआ? $1. अच्छा, नाउ चेंज द कॉन्टेक्स्ट. $1 billion के ऑर्डर आए और बिलियन ऑर्डर आए, एवरेज ऑर्डर साइज़ क्या आया? $1. $1 billion के ऑर्डर्स आए और 100 मिलियन ऑर्डर्स आए, एवरेज ऑर्डर साइज़ क्या आया? $10. $1 billion के ऑर्डर्स आए और 10 मिलियन ऑर्डर आए, एवरेज ऑर्डर साइज़ क्या आया? $100. तो ये जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है AOV, दिस इज व्हाट वी कॉल बास्केट. दिस इज व्हाट वी से कि ये एक यूज़र का एवरेज बास्केट साइज ये है. अच्छा, दिस इज अज्यूमिंग कि एक यूज़र एक ऑर्डर करता है. बट व्हाट इफ अ यूज़र डज 1 order a month or 10 orders in a year? सो अगर मेरे पास नाउ थिंक अबाउट दिस वेरी केयरफुली. $1 billion के ऑर्डर्स आए, 10 मिलियन ऑर्डर्स आए, तो टोटल ऑर्डर्स कितने आए? $1 billion के ऑर्डर्स आए और 10 मिलियन ऑर्डर्स आए, तो टोटल जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू वो कितनी आई? वो मेरे पास आई $100 की. ओके, बट नाउ इफ आई से कि एक्चुअली यूनिक यूजर्स के पर्सपेक्टिव से every unique user put in about 10 orders. So what's the e-commerce spend per user? So if you do the math, right, what is the math? The math says total हमारे पास e-commerce के orders are $1 billion. This is item number 1. So if you look at, let's say, the e-commerce trend, you see that total orders are total complete orders. And where does this data come from? Where do you have this data? You have this data in the PSD data set, which is the State Bank data set. Then I say कि अच्छा मेरे पास total जो orders आए वो कितने आए? वो मेरे पास 10 million orders आए. तो मेरे पास जो, when I take this $1 billion and I divide it by 10 million, what is my average order value? My average order value is 1 billion by, so 1 billion is 1,000 million divided by 10. तो मेरे पास average order value क्या आई? ये आई $100. What is this $100? This $100 is average order value, and in the e-commerce data set हम इसको कहते हैं basket. This is the basket size. This is the average order value, right? So basket is essentially an alternate term for average order value. And then I think that the bigger question that we ask is, what if one unique user places 10 orders in a year, which means that total unique orders are how many? About 1 million orders. And if I have $1 billion worth of e-commerce and I have 1 million unique orders, what is the average spend per year per user? That number is going to be 1 billion divided by 1 million, which basically means कि मेरा जो total spend है for an annual spend है और spend by user है या spend per user है, what is that? That is about $1,000 for the full year. Okay. So अब ये हमारे पास कैसे आया? ये हमारे पास आया on the basis of assumptions. What are the assumptions? कि एक user 10 order place करता है. That हमारे पास 1 million unique users हैं. या हमारे पास जो average order value है वो $100 है, right? These are assumptions. So there are certain assumptions that are stated, that are clearly stated in the data set. And in the questions also that you get, there would be some assumption that will be stated. In some assumptions say कि as per the pre-release document that has been shared with you. So उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि pre-release में assumption क्यों दी गई. अच्छा, अब इस पर हम emphasize क्यों करें? Why are we nitpicking on assumptions? The reason why we nitpicking on assumptions कि जब आप systems design करते हैं या आप प्रोग्रामिंग करते हैं या आप सॉफ्टवेयर लिखते हैं, we assume a lot of things and we want to make sure that you understand the critical, crucial role that assumptions play. If you're looking at the right assumptions, you will get the right answers. If you're looking at the wrong assumptions, you will not get the right answers. And you need to understand that this is a key part, important part of the whole representation and model building piece. Alright, then the next big part is what are the type of questions that could be asked. क्या सवालात हैं जो हम आपसे पूछ सकते हैं? तो सवालात के केस के अंदर आपके पास 3 चीज़ें हैं been emphasized. The first is what we call first order data sets. तो first order जो मैंने आपको information दी गई, for example, if you look at mobile banking fees per user, if I just show you mobile banking fees per user, you're just looking at information on a first order basis. But what if I say, अच्छा, what is the growth rate or change rate in the mobile banking application fee per user, or the USD PKR exchange rate, or the e-commerce basket size, or the number of e-commerce merchants, or the number of e-commerce customers? This is the rate of growth. So ये हमारा second lens है.
अगर आपको आई एंड बी आई का लेक्चर याद हो तो उस लेक्चर में हमने इस चीज़ को एम्फेसाइज किया था कि फर्स्ट ऑर्डर इज जस्ट प्रेजेंटिंग, सेकंड ऑर्डर इज लुकिंग एट द चेंज, थर्ड स्पेसिफिक एस्पेक्ट दैट यू आर इंटरेस्टेड इन इज व्हाट इज द ट्रेंड. सो ट्रेंड के लिए हम एक ट्रेंड लाइन इस्तेमाल करते हैं एक्सेल के अंदर, और वो जो ट्रेंड लाइन उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि वो दैट शो केसेस अस कि बेस्ड ऑन multiple approaches that you can use to fit a line, what could be your possible forecast and outlook. And then the third question is कि histogram क्या है, right? What is the distribution of change? So ये जो piece है first order से तीन चीज़ें निकलती हैं. First order से आप change calculate कर सकते हैं, first order से आप trend calculate कर सकते हैं, और फिर जो चेंज कैलकुलेट किया है चेंज से आप हिस्टोग्राम जनरेट कर सकते हैं. एंड अगर आपके पास हिस्टोग्राम आ जाए तो देन व्हाट कैन यू डू? यू कैन आंसर द क्वेश्चंस दैट फोकस ऑन प्रोबेबिलिटी. ये एक स्पेसिफिक इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? What is the likelihood that the number of users will grow by this amount? What is the likelihood that the mobile banking fee per user will grow by this amount? What is the likelihood, what is the probability, what is the chance that total e-commerce sales across Pakistan would cross this specific threshold in the next 12 months? Now, एक है व्हाट इज द आउटलुक, क्या नंबर है, व्हाट इज योर फोरकास्ट. अ फोरकास्ट क्वेश्चन, एन आउटलुक क्वेश्चन इज अ ट्रेंड क्वेश्चन. अ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द लाइकलीहुड, व्हाट इज द चांस दैट दिस विल हैपन, इज अ histogram question, which basically means that you need to be comfortable with doing both trends and histograms. So I think some students have asked me कि हम ये क्यों कर रहे हैं, why are we doing this? And the reason why you're doing this is that if you remember, if you go back to the whole concept of abstraction पढ़ाने के या सिखाने के बहुत सारे तरीके हैं. एक तरीका is what you've gone through in the first 3 or 4 weeks. But एक तरीका is also the representation and model building तरीका. So now for a specific question, you don't need the entire data set. You have let's say 31 rows and you have let's say 31 columns. So आपके पास बहुत सारी values हैं, बहुत सारे numbers हैं, बहुत सारे variables हैं. You have given the nature and type of question, you have to then understand which part of this model, which part of this data set do I need to answer the question that has been posed by the instructor. Ultimately, game is the same, encoding, modeling, and representation, but you're just using and trying a different approach to do this. So I wanted to set this context before we sort of move on to the next stage. And for us, I think the next stage essentially is going to be, okay, how do we address the questions? How do we answer the questions that some of you have asked? So I think इसका जो core purpose था इस पूरा context को set करने का is that you must understand कि जो हम काम कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और उस काम करने का तरीका क्या है. So काम करने का तरीका essentially is what I've just explained, right? तरीका क्या है? Understand the data set. Understand the data set. डेटा सेट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं आपके पास, और उस डेटा सेट को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे. सो डेटा सेट के अंदर आपके पास ये फील्ड शामिल हैं. इन फील्ड्स के अलावा आपके पास 3 एडिशनल चीज़ें और शामिल हैं, और वो 3 एडिशनल चीज़ों में आपके पास मोबाइल बैंकिंग का मार्केट शेयर है, आपके पास एज डिस्ट्रीब्यूशन है, और आपके पास एजुकेशन एंड इनकम है. एंड देन इसके बाद यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड द हायरार्की, वो क्या चीज़ किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगी. नाउ दिस इज नॉट, वी नॉट टॉकिंग अबाउट कि डेटा में क्या है, वी सिंपली सेइंग कि रिलेशनशिप क्या है. तो मार्केट शेयर की रिलेशनशिप बैंक स्पेसिफिक है, इनकम, एजुकेशन, एज की इंफॉर्मेशन is consumer specific. PSD is the entire sector specific information. Sector specific challenge, sector specific question, go to PSD. Bank specific question, go to market share. Consumer specific question, go to market share, income, age, and education, right? You must understand that for answering specific question, you don't need all of it. You only need some of it. But you have to build those models. And then I think you also have to focus on कि core assumptions क्या हैं. What are the assumptions that have been stated that you're aware of? So when a question is asked and the question states a different assumption, then the requirement would be for you to update the model on your part. Amir's question is, what will the histogram do? The histogram will only answer a question based on historical performance. It will only answer questions based on historical trends. It will only answer questions based on the past. But you can still use the past, and you can qualify your answer by saying, okay, based on the past, this is what the answer states. And that's what the questions will also ask. They'll say, using historical data, using historical trends, what is the probability? What is the likelihood that this would happen? Probability, likelihood, chance. These are keywords. These are giveaway words, right? जैसे हम बात करते हैं ना, जब SEO की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जी आप कीवर्ड की बेसिस के ऊपर अपना जो है ब्लॉग रैंक करवाएं. तो इस केस में व्हाट इज द कीवर्ड? द कीवर्ड इज प्रोबेबिलिटी, लाइक्लीहुड, चांस.
Probability likelihood questions are, no, they're answered by growth और histogram questions. So जो हम histogram बनाते हैं ना कि ये क्या change हुआ, कब change हुआ, कितना change हुआ, what is the likely change, what is the most likely change, what is the least likely change, what is the probability of change in a certain range. These are all histogram questions, probability questions, growth questions, change questions. And then उसके बाद फिर I think अगला step क्या, अगला step is कि once you understood this, then understand and focus on questions and focus on relationships, and then figure out कि आपने कौन से 4 lenses इस्तेमाल करने हैं to answer that specific question. I know it sounds like a lot of work, but it essentially what you need to do is that you need to lock yourself in a room, ideally, maybe as a group, 2 or 3 people together, and work through the data set, work through the past questions, so you have a sense of सवालात क्या पूछे, then work through and look at the questions I've asked in the tutorial, and जब आप एक दफ़ा ये काम कर लेंगे तो फिर then you should be able to cover this and look at this. Again, इसमें हमारा primary goal क्या है, हमारा primary goal objective ये when I ask you, do you understand the SBP data set? And you say yes. How do I assess that? The only way of saying you understand the SBP data set is for me to ask questions on the data set and to see whether you understand the data set well enough for you to answer those questions. हम सिर्फ ये काम करना चाहते हैं और कुछ नहीं करें. अच्छा, इमाद का सवाल ये कि भाई आप एज डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल अगर पूछते हैं तो उसको हमने आंसर कैसे करना है, उसका हम जवाब कैसे देंगे. सो आपके पास 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, राइट. एक है आपके पास HBL का मार्केट शेयर. HBL का मार्केट शेयर कहता है कि HBL के पास 2.1 मिलियन अकाउंट्स हैं. सो इफ आई आस्क अ क्वेश्चन ऑफ दीज 2.1 million accounts, so what I'm going to do is I'm going to create a separate tab and I'm going to call this separate tab HBL question. Let's just call it HBL question, right? So from a modeling perspective, I say कि मेरे पास एक बैंक है, उस बैंक का नाम है हबीब बैंक लिमिटेड, और उस बैंक के कितने कस्टमर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं, वेयर इज दैट क्वेश्चन, वेयर इज द आंसर, दैट क्वेश्चन इज इन ऐप मार्केट शेयर, और मेरा जो शेयर है वो है 2.1 मिलियन कस्टमर्स का, राइट. एंड देन व्हाट इज माय रेटिंग बोनस, माय रेटिंग बोनस इज कि इन अ गिवन कैटेगरी, बिकॉज मेरी एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, लोगों को बहुत अच्छी लगती है, लोग इस्तेमाल करते हैं, इन अ गिवन कैटेगरी उसका जो नंबर है वो है 270%. तो आई गेट 2.7x, 2.7 टाइम्स का मुझे बोनस मिलता है. अब नाउ एट द सेम पॉइंट आई ऑल्सो हैव सम डेटा, राइट. एंड व्हाट इज दैट डेटा, तो दैट डेटा इज इनकम डेटा. एंड इनकम डेटा कहता है मुझसे कि मेरे पास कैटेगरी के कस्टमर्स कितने, हाउ मेनी कस्टमर्स डू आई हैव. आई एक्चुअली हैव, आई गो टू इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. ये मेरी पहली कैटेगरी है जिसका रफली जो खर्चा है वो कितना है, वो 63,000 के आसपास, राइट. सो व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू टेक दिस हियर, एंड ये मेरे पास 9 कैटेगरीज आ जाती हैं. सो 1 2 3 एंड देयर वी गो. तो ये मेरे पास 9 कैटेगरीज आ गई. अच्छा, हमने ये बात पहले भी कही थी, वी सॉर्ट ऑफ डिस्कस दिस एंड वी एड्रेस दिस इन अर्लियर ट्यूटोरियल्स एज वेल इन द क्लास, कि फॉर आवर पर्पसेस आवर ओनली इंटरेस्ट इज इन विच कैटेगरी, आवर इंटरेस्ट इज ओनली इन द टॉप 7 कैटेगरीज. तो पहली 2 कैटेगरीज जो हैं, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 को हम ब्लैंक आउट कर देंगे. ब्लैंक आउट कर देंगे इन द सेंस कि हम उसको इस्तेमाल नहीं करें अपनी कैलकुलेशन के अंदर. सो इसको आप टैग कर लें, मार्क कर लें, हाईलाइट कर लें. आई विल जस्ट मार्क इट बाय दिस कलर, राइट, कि ये हमने नहीं इस्तेमाल करनी. अच्छा, फिर इनकम के बाद क्या है हमारे पास, इनकम के बाद हमारे पास सेंसस में डेटा डाला हुआ है, और सेंसस में हमारे पास ये डेटा डाला हुआ है यहाँ पर, राइट. सो दिस डेटा इज, सो हमारा प्राइमरी इंटरेस्ट इज इन, लेट्स से आई टेक दीज कैटेगरीज. सो 20 से लेके आई टेक इट टू for the time being, let me just take 75 plus. I'm only interested in this group of customers. I only want to see कि ये जो group of customers हैं इनकी distribution क्या आती है. So what I do is I go here and यहाँ पे मैं age के band लगा देता हूँ. So I'll put my age का band here or put it here. Age का band लगा दें. So my age band is from the census. I'm just copying it, right? मैं कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रहा. All I'm doing is I'm just trying to copy and paste this here. So ये आ गया, ये मेरे पास एज का बैंड आ गया. एंड देन व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं इस एज के बैंड को कॉपी कर रहा हूँ ऑल द वे डाउन फॉर माय इनकम कैटेगरीज. तो नाउ आई हैव दीज नंबर्स एंड देन आई कॉपी एंड पेस्ट दिस अक्रॉस द बोर्ड. सो टिल हियर कितने थे मेरे पास, 70-75 थे ना. सो ये आ गया. सो मैं ज़रा ज़्यादा जज्बाती हो गया एंड आई हैव गॉन a little forward, but I'll just take it till here. तो ये सब मैं उड़ा देता हूँ, साफ कर देता हूँ. तो अब मैंने क्या किया है, अब मैंने इनकम का डेटा और सेंसस का डेटा कंबाइन करके, just take
the lights on. कमरे में अंधेरा ज़्यादा हो गया है. There we go. So I'm going to remove this piece from here to here. ये मैंने उड़ा दिया. And now what I'm doing is I'm simply selecting ये जो मेरे पास fields आ गई हैं, इसको मैं सिर्फ फॉर्मेट करना चाहता हूँ. जो टॉप रो है मेरे पास टोटल है. It's the total for that specific age band. But what I'm really interested in is numbers not just across the age band, but numbers also across what part? Across income distribution, right? So ये जो टॉप रो है मेरे पास, जिसमें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 20 से 22 में 12 मिलियन है, 9 मिलियन है, ये जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, this is the total for a given age category. And then what I want to do is I also want to do a total which is across all the age categories, right? So I'm going to take this all the way from here to here, press it here, and then that gives me a total of 53 million. And then I get down to about, there you go. So this is my total distribution of all customers across different age band. But now the question that you have to ask yourself is कि ये तो पाकिस्तान की population है. How does this population map to HBL? तो कितने हमारे पास HBL के कस्टमर्स हैं? हमारे पास 2.1 मिलियन कस्टमर्स हैं. तो हमने ये 2.1 मिलियन कस्टमर्स इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. अच्छा, अब इसमें हमारे पास दो रिस्पॉन्सेज हैं. एक रिस्पॉन्स हमारे पास है विच इज़ अ सिंपल रिस्पॉन्स कि हम एज डिस्ट्रीब्यूशन को एज इज ले लें विदाउट एनी चेंजेस. तो पहले दो तो हम इस्तेमाल करते ही नहीं है, ये हम इस्तेमाल करते हैं विच इज़ कैटेगरी नंबर 3 से लेके 9 तक के कस्टमर्स. तो कैटेगरी नंबर 3 से 9 तक के जो कस्टमर्स हैं, उन कस्टमर्स का हमारे पास जो डेटा आया हुआ है वो हमें क्या दिखा रहा है? वो हमें दिखा रहा है, लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस, इसको हम ग्रीन में कर देते हैं ताकि वी कैन टेल पीपल कि जी हमने इसे इस्तेमाल करना है. देयर वी गो, इसे हम इस्तेमाल करें. वो हमें क्या होता है कि जी हमारे पास टोटल पॉपुलेशन कितनी है? टोटल पॉपुलेशन है 53 मिलियन. दिस इज द सम ऑफ ऑल द रोज एंड ऑल द कस्टमर्स जो हमारे लिए ऑफ इंटरेस्ट है, विच इज 20+. सो 20 से 75+ के एज ग्रुप में टोटली 53 मिलियन कस्टमर्स हैं. उसमें से हमारे लिए रेलेवेंट कस्टमर्स कितने हैं, राइट? सो हमारे जो रेलेवेंट कस्टमर्स हैं, राइट, तो हमारे पास रेलेवेंट कस्टमर्स का पूल है. I'm going to mark it here. The relevant customer pool ignores the first two categories, which is these two rows. ये दो rows, category 1, category 2. अगर हम इनको निकाल दें तो हमारे पास कितने कस्टमर्स बचते हैं? हमारे पास बचते हैं this minus 4.4 million minus 10.83 million. तो 38 मिलियन कस्टमर्स बचते हैं. उन 38 मिलियन कस्टमर्स में ये जो टोटल पूल है, उन 38 मिलियन कस्टमर्स का स्पेसिफिक शेयर क्या है? तो वो शेयर आप कैसे निकालेंगे? वो शेयर आप ऐसे निकालेंगे कि आप लेंगे ये कैटेगरी, ये आपने लिया कैटेगरी नंबर 3, इसका टोटल इज़ 10 मिलियन फॉर ऑल कस्टमर्स, उसको आपने डिवाइड कर दिया विथ 38 मिलियन. इसको लॉक कर लें FNF4 के साथ, इसको एक्सटेंड कर लें आप, एंड दैट अलाउज यू टू कैलकुलेट द फर्स्ट पीस, राइट? And this specific piece is the percentage distribution by income category. Doesn't give you the distribution by age category, just gives you the percentage distribution by income category.